टीवी न्यूज देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं देश की उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की समय निगाहें टिकी हुई कि वो खबर जुड़ी है चीन से। चीन ने जिस तरीके से धमकी भरे लहजे में ताइवान के ऊपर खुन्नस निकालते हुए इस बात को कहा है कि अमेरिका अगर उसके साथ खड़ा होता है तो फिर अंजाम उसे भी भुगतने होंगे। लेकिन इसी पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ सेना से रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जुड़े हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा के बीच। और वो आर्मी के जाबाज अफसर रहे हैं तो वो इस मामले पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के बीच। कर्नल साहब, आखिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आखिरकार अगर देखा जाए तो चीन की जो मंशा है वो क्या है? और जब भी चीन और ताइवान की बात होती है या ताइवान की जब भी बात होती है तो इसे लेकर चीन और अमेरिका जो है वो हमेशा आमने सामने हो जाते हैं, उनमें हमेशा ठन सी जाती है। ऐसा आखिरकार है कि और क्यों चीन ऐसा करने पर तुला? जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये चीन और चीन की वन एक्सपेंशन पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये हम बताते हैं। चाइना का ताइवान के साथ बहुत हिस्टोरिक संबंध है। अगर आप पुराने जमाने में देखें 1544 की बात है। 1544 में जब फर्स्ट टाइम पोर्चुगीज शिप्स लैंड हुई थी और ताइवान जो था एक सेपरेट राज्य बना था, चाइना से अलग बना था। और तकरीबन 1895 के आसपास फर्स्ट टाइम जापान ने उसको टेक ओवर कर लिया था। और जब 1945 में ब्रिटिश साम्राज्य ने छोड़ा था उसको, चाइना को, और उस समय एक केएमटी पार्टी होती थी जिन्होंने पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने रेवोल्यूशन किया और उन्होंने सिविल वॉर के अंदर केएमटी पार्टी को हरा दिया था। और उसके बाद केएमटी के जितने भी सदस्य थे वो ताइवान में रिट्रीट कर रहे थे। तो उस समय ताइवान एक तरह से एक अलग देश के रूप में संपन्न होने की कोशिश कर रहा था और चाइना इस बात को एक्सेप्ट करके तैयार नहीं थी। चाइना ने बोला था कि ये हमारा ही देश है, हमारे एक प्रोविंसेस है जो थोड़ा सा दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। उस समय से आज तक चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी उन्होंने एडवोकेट कर रखी है, जिसके तहत ताइवान को वो अपने डिस्ट्रिक्ट मानते हैं और अपना हिस्सा मानते हैं। और वो विश्व में कहते हैं कि कोई भी दूसरे देश की पावर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन अमेरिका ने तब से लेके आज तक एक डिफरेंट पॉलिसी बना रखी है और उस पॉलिसी के अंडर में ताइवान को वो एक डिफरेंट देश की तरह रिकॉग्नाइज कर चुका है और वो उससे अपने संबंध बनाए हुए हैं, पूरे इंटरनेशनल संबंध। तो आज की डेट में जब हम 2022 की बात करते हैं तो हम अमेरिका में जाके अमेरिका की एक पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। वहां पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी का राज चल रहा है जिसके बिन लादेन आपके प्रेसिडेंट हैं। और इस समय बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर में उनकी जो पॉपुलैरिटी है अपने ही देश में बहुत ही लो चली गई है। जैसा कि कल के न्यूज में सुना था, तकरीबन 37% पहुंच गई है। इनकी 51% से स्टार्ट हुई थी और ये गिरते गिरते पॉपुलैरिटी 37% पे चली गई है। तो इस समय एक बहुत बड़ा प्रेशर है डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ के ऊपर कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव करें और देश दुनिया में अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। इसी के तहत आपने देखा होगा कल या परसों न्यूज आई थी जिसके अंदर उन्होंने अलकायदा के मेजर सुप्रीमो को मार गिराया है। उसको भी वर्ल्ड में उन्होंने न्यूज को बताया है। तो ये एक मेजर्स चल रहे हैं जहां पे वो अपनी पॉपुलैरिटी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के एक नया इवेंट उन्होंने टेक किया है जिसके अंदर की ताइवान के अंदर उन्होंने अपनी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भेजने का निर्णय लिया है। यस, नैन्सी पेलोसी। यस, तो ये चीजें इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाइना के साथ साथ ताइवान का यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंस, क्यों, क्या रीजन रहा है। आपको पता होगा कि ताइवान के अंदर दुनिया के सबसे बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और आज से 2 या 3 दिन पहले ही अमेरिका ने अपने संसद के अंदर टेक्नोलॉजी वाला एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने $200 बिलियन का कमिटमेंट देने को बात कही है कि इतना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे चाहे इसमें ताइवान की इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी जो चाहे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट चिप्स होती हैं वो सारी ताइवान में बनती हैं। और ये चिप्स न केवल ऑटोमोबाइल्स के लिए बट वेपन्स के लिए भी काम आती हैं। और जितने भी हमारे
इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी अमेरिका से रिलेटेड है और अमेरिका को इस तरह की छोटी चिप्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस रीजन से ताइवान अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है और वो किसी भी तरह इसको अपने छोड़ना नहीं चाहते। और इसी चीज को अगर हम चाइना के एंगल से देखें तो चाइना के लिए ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि न केवल वो इंटरनेशनल पॉलिसी को डिफाई करता है जो चाइना ने अपना स्टैंड मेंटेन कर रखा है, इसके अलावा यूएस फोर्सेज अगर चाइना के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगी, ताइवान पे आ जाएंगी, तो ये उनके सॉवरेनिटी के लिए खतरा भी हो सकता है। जी। और अगर कर्नल साहब बात की जाए चाइना और ताइवान के बीच में अगर संभावना बनती है, युद्ध होता है या जो चाइना है वो ताइवान पर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या समझा जाए कि ताइवान, क्योंकि वो अपने आप में एक छोटा सा समुद्री द्वीप है, क्या वो जो है चाइना के सामने टिक पाएगा? क्योंकि चाइना जिस तरीके से दावा करता है कि उसकी सेना जो है वो बेहद बड़ी है, तो ऐसे में क्या ताइवान के लिए टिकना आसान होगा? अगर हम ताइवान के एंगल से देखें तो ताइवान को इस समय इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन और खास सपोर्ट प्राप्त है। अभी हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भी अनाउंस किया था और बड़े बड़े देशों ने भी अनाउंस किया है। लेकिन ये एक्सटर्नल मिलिट्री सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो हमने यूक्रेन के अंदर देखा, समथिंग लाइक उसी तरह हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइना और अमेरिका में होने की संभावना नहीं आती है। इस सिचुएशन में अगर हम मिलिट्री माइट की बात करें तो चाइना के मुकाबले ताइवान का कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ना मिलिट्री हार्डवेयर की तरह से और ना मिलिट्री माइट की तरह से। तो लेकिन चाइना के एंगल से अगर हम देखें, कभी भी वो अटैक पोजीशन में जाते हैं, जिसकी कोई संभावना अभी तो निकट भविष्य में नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर जाते हैं तो वो चाहेंगे कि वो उस चाइना ताइवान को अपना ही देश मानता है और अपना ही प्रोविजन मानता है। और हम जानते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ लोग जो ताइवान के हैं वो चाइना के अंदर काम करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनके बहुत अच्छे रिलेशन है आपस में और उनके ट्रेड फैक्टर्स भी बहुत हाई है, ट्रेड के रेवेन्यूज बहुत हाई है। तो उम्मीद है कि वो इंटरनली कोई डैमेज नहीं करेगा और कोशिश करेगा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को ही टेक ओवर करेंगे और उसके बाद उसको बड़े आसानी से, अगर कोई बाहर से इंटरनेशनल हेल्प नहीं आई तो बड़े आराम से उसको टेक ओवर करने में कामयाब हो पाएंगे मिलिट्री वाइज। जी जी। वहीं कर्नल साहब, जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने ये ऐलान कर दिया है कि वह ताइवान के आसपास के जो जितने भी छोटे छोटे 6 इलाके हैं वहां पर जो है थर्सडे से पूरे तरीके से अपनी जो आर्मी एक्सरसाइज है, जो युद्ध अभ्यास जिसे कहा जा सकता है, वो शुरू कर देंगे। तो क्या इससे ताइवान को जो है वो खतरा पैदा हो सकता है, या ताइवान किस तरीके के कदम जो है इस ऐलान को देखते हुए उठा सकता है? कर्नल साहब बताएं। सबसे पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उन्होंने ताइवान के आसपास 6 ब्रॉड जोन बनाए हैं, जैसे आपको मालूम होगा, जिसमें से 4 जोन तो ऐसे हैं जहां पे उनकी मिलिट्री स्टैब्लिश कर गई है और 2 जोन ऐसे हैं जहां पे उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अगर आप ताइवान के आसपास देखें तो उनको एक पूरी तरह से बेल्ट के रूप में 6 जोन के थ्रू उन्होंने उसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया है। अभी आने वाले समय में जब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पेलोसी की जब अनाउंसमेंट हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि हमारी मिलिट्री शांत नहीं बैठेगी अगर ऐसा कोई प्रोवोकेशन हुआ तो जैसे ही उनकी विजिट संभव हुई, इसी समय चाइना की मिलिट्री पीएलए ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। इसके रिएक्शन में यूएस ने अपने 2 युद्धपोत लाके क्लोज टू ताइवान लाके खड़े कर दिए। सिचुएशन इस समय सेंसिटिव है, लेकिन वॉर की ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती, बिकॉज दोनों ही कंट्री के पास न्यूक्स हैं और दोनों ही कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल पे है, जो कि इस समय डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि ताइवान का इकोनॉमिक ब्लॉकेज संभव है चाइना की तरफ से। अगर वो चाहेंगे या वो कहीं इस तरह का प्लान करेंगे तो इकोनॉमिकली उनकी जो आउटबाउंड शिप्स होती हैं चारों तरफ जाने वाली, वो पूरा ब्लॉक करने की क्षमता रखता है चाइना। और ऐसी सिचुएशन में ताइवान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाएगा, वो एयर का रास्ता होगा, और उस समय क्या सिचुएशन होगी वो तो भविष्य बताएगा। जी। और कर्नल साहब, जिस तरीके से आज चाइना ने जो है वर्ल्ड की जो दूसरी एयरलाइन एजेंसीज हैं, ये सिग्नल कट गए हैं, आई कांट हियर एनीथिंग प्लीज। और उसने साफ तौर पर चाइना ने कहा है कि सभी तमाम वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस हैं कि वो ताइवान के एयर स्पेस को अभी इस्तेमाल ना करें,
इस तरीके को इस रवैये को जो चीन का है, जो ड्रैगन का है, उसे कैसे देखते हैं कर्नल साहब? ये एक वार्निंग है पूरे वर्ल्ड को, और जो यूएस फोर्सेस हैं आसपास आ गई हैं, उनके इंटरनेशनल वाटर में ऑलरेडी क्लोज पहुंच चुकी हैं ताइवान को। तो आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा साउथ चाइना सी में वैसे ही इस तरह का एक कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसमें एक तरह से युद्ध की स्थिति आ गई थी नजदीक काफी ज्यादा। तो उसी चीज को रिपीट करते हुए चाइना फिर एक बार वार्निंग दे रहा है अपने विरोधियों को, और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज दूर रहिए इससे, डोंट गेट इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और हमारे कोई भी प्लेन अगर किसी भी तरह चाइनीज टेरिटरी के आसपास या उसकी एयर स्पेस को वायलेट करेंगे तो चाइना ने बोला है कि वो हम अपना वायलेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट रिएक्शन लिया जाएगा। जी। और कर्नल साहब, अगर बात की जाए तो जंग जो है वो कोई भी देश नहीं चाहता, क्योंकि जंग के अपने आप में बहुत बड़े नुकसान जो है वो सामने आते हैं। लेकिन चाइना जिस तरीके का अब रवैया अपना रहा है, जिस तरीके की तानाशाही की बात वो कर रहा है, एयरलाइंस को रोकना और दूसरी बातें कहना, क्या लगता है कि इसे देखकर जो और भारत के साथ अलावा कुछ और ऐसे देश इकट्ठे होंगे जो ताइवान की मदद के लिए उतरे और साथ ही साथ एक कवायद करें कि चाइना को भी जो है वो समझाया जाए, उसको रोका जाए? इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तरह से दोनों पक्षों को देखने की जरूरत है। हम सिर्फ वेस्टर्न व्यूज या वेस्टर्न नैरेटिव की बात करते हैं जहां पे हम चाइना को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ये एक प्रोवोकेटिव मूव है यूएस का, और यूएस जानबूझ के विद ऑल द वार्निंग, उसको जितनी भी वार्निंग दी जाती है उसके बावजूद भी इंटरफेयर कर रहे हैं वो दूसरे देश में जाके। यूक्रेन एक लाइव एग्जांपल है, उससे पहले अफगानिस्तान का लाइव एग्जांपल था, इराक, सीरिया, लीबिया, हर जगह आपने देखा वर्ल्ड के। अगर हम 1945 के बाद की आज से बात करें, 248 इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसके अंदर 241 में यूएस इन्वॉल्व रहा है। लेकिन किसी ने कहीं भी कोई भी जाके कहीं भी उनको ब्लेम नहीं किया गया है, बिकॉज इट इज अ सुपर पावर। आज की इस सिचुएशन में भी अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेटिव जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। चाइना ने कभी एग्री नहीं किया, चाइना ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने अपनी जो सिचुएशन पिछले 45 साल से थी वो आज भी मेंटेन करके रखी हुई है। तो ऐसा कोई पिछले 3-4 महीने में या कुछ समय पहले ऐसा कोई चेंज नहीं आया था जिससे कि कन्फ्रंटेशन की जरूरत पड़ती। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये सिचुएशन आई है जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड क्लोज टू ताइवान आ रही है और वो डायरेक्ट मीडिया के ऊपर चैलेंज कर रही हैं और उनको धमकियां दे रही हैं। तो किसी ना तरह से दूसरा नैरेटिव भी देखने की जरूरत है, ना सिर्फ वेस्टर्न को फॉलो करना। एंड डेफिनेटली चाइना की जगह कोई और भी होगा तो हो सकता है कि वो इस तरह का रिएक्शन करता। जी, बहरहाल कर्नल अनुराग शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद कर्नल साहब। बहरहाल ये थे कर्नल अनुराग शुक्ला, जो चाइना और ताइवान के मुद्दे को लेकर जो अभी हाल ही में सामने आ रहा है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए अमेरिका को आगाह कर चुका है। क्योंकि अमेरिका की सदन की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान पहुंची हैं। अभी वो ताइवान के दौरे पर हैं। इसके अलावा वह सिंगापुर, जापान और इसके अलावा इंडोनेशिया भी जाएंगे। लेकिन उनके दौरे को लेकर ताइवान, खास तौर पर ताइवान में उनके दौरे को लेकर जिस तरीके का रवैया चीन ने अपनाया है, उसने पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के भी कान जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर दिए हैं। अब आगे इस कवायद के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया अमेरिका की सामने आती है, किस तरीके की प्रतिक्रिया जो बाइडेन है वो जाहिर करते हैं, या फिर अमेरिकी सदन की जो स्पीकर हैं जब वो मीडिया से मुखातिब होंगी, किस तरीके की प्रतिक्रिया वो जाहिर करती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो है वो ये जानना आसान हो जाएगा कि चाइना जो है वो आखिरकार किस तरीके का रवैया अपनाते हुए किस तरीके की चाहत रखता है। ये तमाम बातें तभी सामने आ पाएंगी। लेकिन इसी बीच जो अमेरिकी सदन की स्पीकर हैं, उनके दौरे को लेकर चाइना ने पूरे दुनिया के वर्ल्ड एयरलाइंस को धमकाते हुए इस बात को साफ कर दिया था कि ताइवान एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से तमाम एयरलाइंस बचें। और उसी चाइना की इसी बात को देखते हुए दुनिया की तमाम एयरलाइंस ने जो ताइवान के लिए रुख करती थी, उन्होंने अपने रूट में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आगे इस मामले पर क्या और निकल कर आता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा उस पर पूरी नजर बनाए बैठे है ANP न्यूज। बहरहाल फिलहाल शुक्रिया
आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़, फिर अगली बार हाज़िर होंगे किसी नए मुद्दे और नए चेहरे के साथ। शुक्रिया।